डॉलर में मिला तो डॉलर क्या मेरा कोई काम का है? हमको बैंक में जाके उस डॉलर के अगेंस्ट में रुपया लेना पड़ेगा, एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। तो जितना रुपया हमको मिलेगा दैट प्राइस आई विल रिकॉर्ड द लोन अमाउंट, राइट। सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट दो चीज बोलता है, पहला एनीथिंग विच इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी और मनीज वर्थ विल बी रिकॉर्डेड। दूसरा द रिपोर्टिंग हैज टू बी डन इन द रूलिंग करेंसी ऑफ दैट कंट्री। किसमें करना पड़ेगा रिपोर्टिंग? रूलिंग करेंसी ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री का जो भी रूलिंग करेंसी है वहाँ पे हम लोग को रिपोर्टिंग करना है। इंडिया में बिजनेस है तो रुपया में होगा, यूके में है तो पाउंड में होगा, राइट। उस हिसाब से भी है तो यूएस में तो डॉलर में होगा। व्हाट माय पॉइंट? सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जो भी चीज़ मनी या मनीज वर्थ में मेजरेबल है उसी को रिकॉर्ड करना है। इट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन दी रूलिंग करेंसी इन विच द बिजनेस इज ऑपरेटिंग। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हो गया, इससे और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पूछा जाएगा। क्लियर हो गया? सो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? एक्टिविटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और मनीज। क्लियर हो गया? नाउ when you further classify, transactions are of two types. One is cash transaction, another one is credit transaction. ट्रांजैक्शन को हम लोग फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है हमारा कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा है हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, राइट। नाउ कैश ट्रांजैक्शन में कैश होना जरूरी होता है, ये हम लोग पढ़े। जिस ट्रांजैक्शन में कैश होता है वो हमारे लिए कैश ट्रांजैक्शन। बताओ बार्टर सिस्टम कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? बार्टर सिस्टम इज अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन और इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। वेरी सॉरी टू से दिस, बार्टर ट्रांजैक्शन इज अ कैश ट्रांजैक्शन। क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? इमीडिएट सेटलमेंट। कैश may not be there, कैश में और may not be there। राइट। एग्जाम्पल, चेक के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो क्या माना जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन, बिकॉज चेक इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू कैश। प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब भी कैश ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि द मोमेंट आई इशू प्रॉमिसरी नोट, द मोमेंट आई accept a bill of exchange, it means that money is payable on a definite date, and when that money is payable on a definite date it means that settlement has been done. अब खाली वो फॉर्मेलिटी करेगा, उस दिन आएगा और पैसा लेके जाएगा। तो ट्रांजैक्शन में कैश मत ढूंढना, ट्रांजैक्शन में हमेशा क्या ढूंढना है हम लोगों को? सेटलमेंट हो गया है कि नहीं। इफ आई गिव अ पर्सन अ चेक मींस सेटलमेंट हो गया, इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। अगर हम तुमको प्रॉमिसरी नोट इशू करके दे रहे हैं, इसका मतलब आई अंकित पटवारी प्रॉमिसिंग टू पे यू 10,000 रुपीज आफ्टर 3 months फ्रॉम नाउ, तो सेटलमेंट हो गया ना आज। तुमको हमने प्रॉमिसरी नोट इशू भी कर दिया, तुम 3 महीने बाद आओगे, 3 दिन जोड़ के, डेज ऑफ ग्रेस, राइट। डेज ऑफ ग्रेस ऐड होता है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, राइट। तो उसमें आप आएंगे मेरे पास एंड यू विल टेक द मनी। एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? ऑलरेडी वो सामने वाला ड्रॉ करता है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इट मीन्स द मनी इज पेएबल ऑन अ डेफिनाइट डेट इन फ्यूचर। तो सेटलमेंट हो चुका है, तो दैट इज व्हाई इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। देन बार्टर सिस्टम, ये भी एक टाइप का कैश ट्रांजैक्शन है, राइट। बिकॉज सेटलमेंट हो गया, हम तुमसे 5 किलो राइस खरीद के तुमको 2 किलो दाल बेच दिए, राइट। इट इज ऑल्सो अ कैश ट्रांजैक्शन। सो तो सर क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होगा? ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर। क्या होगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन? ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर। हमने तुमसे माल खरीदा, आईसीडी भैया बाद में आना पैसा लेगा, बोला कब? बोला हफ्ता 10 दिन बाद। But I am not giving you a definite date in writing when I will pay you. In that case, it is what?
credit transaction, that is obligation to pay in future. इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं mere acknowledgement of debt. क्या बोलेंगे इसको अपने? mere acknowledgement of debt. We also call it as mere acknowledgement of debt. तो हमारे बुक्स में जो डेटर और क्रेडिटर अराइज होता है, इट इज बिकॉज ऑफ कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शन, राइट? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स arise because of credit transaction. Right? हम लोग हमेशा डेटर का डेफिनेशन देखना. Debtors are those person to whom goods have been sold on credit. Creditors are those person from whom goods have been purchased on credit. So we can say ना कि debtor and debtor arise because of credit transaction. आज अगर credit transaction हो ही नहीं, सारे transaction कैश में होंगे, तो debtor and creditor का कॉन्सेप्ट भी हट जाएगा. और जिस दिन debtor and creditor का कॉन्सेप्ट हट जाएगा, तो हम लोग का एक चैप्टर है IPCC में सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम, वो वाला चैप्टर भी हट जाएगा. Right? So this was a basic idea about transaction. So transaction वो होते हैं जो मनी या मनीज वर्थ में एक्सप्रेस कर सकें हम लोग. It has to be recorded in the ruling currency of the country in which your business is operating. Further transactions are of two types, cash and credit. Cash transaction में कैश ढूंढना है कि immediate settlement खोजना है. Immediate settlement. एग्जाम में आएगा, Mr. X purchased goods from Shyam and gave an oral promise to pay the money. Mr. X purchased goods from Shyam and gave an oral promise to pay after 15 days. It's a cash transaction or credit transaction because the promise has to be in writing. It has to be either in the form of promissory note or it has to be in the form of bill of exchange. It has to be in the form of promissory note or it has to be in the form of bill of exchange. तभी promise is in writing, right? If mere I am giving an oral promise, that will not make an immediate settlement. Because when that 15 days will come, again you will give some other god का promise. होता है ना, हनुमान जी का कसम खा लिया, फिर अगला दिन हम काला टीका लगा के आए थे तो काली माँ का कसम खा लोगे, फिर किसी दिन ऑरेंज टीका लगा के आएंगे तो और किसी का टीका. समझ में आ रहा है? By seeing my tilak, he is giving me God promise and different types of. So ये हो गया. अच्छा, अभी हम लोग इवेंट्स का बात करें. एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया एक बार, राइट? सरप्लस ऑफ एन एनपीओ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. सरप्लस ऑफ एन एनपीओ ये ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है? सरप्लस ऑफ एन एनपीओ, इट इज अ ट्रांजैक्शन और इवेंट? बिकॉज इवेंट का मीनिंग होता है रिजल्ट्स ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन. आज हम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, पेइंग सैलरी, रेंट. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आई हैव अर्न दिस मच नेट प्रॉफिट, राइट? सो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, राइट? आउटकम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटकम ऑब्लिक रिजल्ट. आउटकम ऑब्लिक रिजल्ट, राइट? Can you give me another two examples of event? Closing stock is also an event. और नेट प्रॉफिट वो भी एक टाइप का इवेंट ही है. So event basically means that results of various transaction. आज हमने 100 यूनिट परचेज किया है, 70 यूनिट्स आई हैव सोल्ड, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट 30 इज लेफ्ट विद मी. सो क्या क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं?
तो क्लोजिंग स्टॉक है रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, तो रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन को इवेंट्स बोला जाता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दोनों रिकॉर्ड होते हैं, ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होते हैं, इवेंट्स भी रिकॉर्ड होते हैं। ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड होते हैं और इवेंट्स ईयर एंड रिकॉर्ड होते हैं। बिकॉज हम हर दिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाते, हम एट द एंड ऑफ द ईयर जब हमारा बैलेंस शीट या ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, देन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड नेट प्रॉफिट। रोज रोज जब अपनी कमाई गिनोगे तो कम हो जाएगी, इसलिए भी कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट? गॉट माय पॉइंट? सो आई हैव गिवन यू व्हाट डू मीन बाय ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इवेंट। अच्छा, व्हाट इज दिस अकाउंटिंग पीरियड? सो नेक्स्ट आवर टारगेट विल बी टू एक्सप्लेन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, राइट? आज हम लोग पीएल एक साल का बनाते हैं, राइट? ये एक्सप्रेस आता हम लोग का जो ट्रेडिंग पीएल बनता है, आज हम लोग ये रिकॉर्डिंग करें, बट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड रिकॉर्डिंग? द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड recording of the objective behind recording of transactions and events is to calculate the performance of the business on an yearly basis। इसी ईयरली बेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। The objective behind recording of transaction and event is to calculate the performance of the business on a ईयरली बेसिस। इसी को हम लोग अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। तो सर ईयरली बेसिस ही क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, कंपनी लॉ है, उन सब में 12 महीना इज द सुइटेबल अकाउंटिंग पीरियड। कि 12 महीने का जो भी ट्रांजैक्शन इवेंट्स है उसको आप परफॉर्मेंस निकाल के एक्सप्रेस करो। इट हैज़ टू बी ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 12 मंथ्स। हालांकि बहुत जगह आप लोग देखेंगे अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, सो द वेरी फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड कैन एक्सटेंड टिल 18 मंथ्स। जो आपका पहला साल का जो अकाउंटिंग पीरियड है दैट मे एक्सटेंड मैक्सिमम टू 18 मंथ्स, बट यूजुअली अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का होता है? 12 महीने का होता है, राइट? सो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ ईयरली बेसिस, एज पर विच कॉन्सेप्ट? आप लोग क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। गॉट माय पॉइंट? एज पर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट एन ईयर इज ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 12 months। What can be the maximum accounting period? What is the duration of maximum accounting period in case of first year of business? Maximum 18 months। Got my point? So we have to express our performance on a yearly basis। तो इसलिए जो business का life है ना, उसको हम लोग 12 महीने का इंटरवल में तोड़ लेते हैं। 12 महीना सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ, ये 12 महीने का परफॉर्मेंस कैलकुलेट करो, ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट बनाओ, फिर अगला 12 महीने का अलग बुक सब, right? So we can also say that for every year separate books of accounts is kept। बहुत जन के घर में बिजनेस है तो वो लोग देखते हैं हर दीपावली को हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेंज होता है। बुक में अगर आप देखेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल 30-40 पेजेस का दिया हुआ है। इट इज 30-40 पेजेस। किसी इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल्स में 30-40 पेज का दिया है। सर डू समथिंग लाइक दैट कि आप हम लोग को 2 पेज में एक समरी भी बना दो, जैसे कि दैट एंटायर दैट 40 पेजर गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 पेजेस एंड वी आल्सो लर्न इट नाउ ओनली, राइट? So our next target will be to study different concepts। कम से कम समझो 4 से 5 नंबर का तो इस कॉन्सेप्ट से आएगा ही आएगा।
हर कॉन्सेप्ट का बेसिक लाइन आज ही जाके दीवार में जाके चिपका देना है इसको, एंड एवरी मॉर्निंग यू सी दिस, स्टडी हैज टू बी डन लाइक दिस, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम लोग ऐसे जनरेशन के बच्चे हैं कि नेवर सिट फॉर स्टडिंग, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट। वी डोंट डिवोट डेडिकेटेडली 5 hours 6 hours। तो उससे बचने का एक ही उपाय है, जो भी समरी यू विल राइट जस्ट टिक इट ऑन द वॉल, एंड आफ्टर एवरी 1 hour 1.5 hour whenever you feel like you are just passing by, just see it once, right? So we'll be starting with, थोड़ा फास्ट लिखना, सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो आप लोगों को पता है राइट, सेपरेट एंटिटी बताइए, व्हाट बेसिक पॉइंट्स आई शुड राइट इन दिस। सबसे पहला, ओनर एंड बिजनेस आर डिस्टिंक्ट, दे आर नॉट वन। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, जब भी हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं किसके व्यू पॉइंट से करते हैं, बिजनेस या ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिकॉर्डिंग इज डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। उसके बाद एज पर दिस कॉन्सेप्ट कैपिटल इज व्हाट, बिजनेस का लायबिलिटी, बिकॉज जो भी अमाउंट ओनर या शेयर होल्डर बिजनेस को कंट्रीब्यूट करते हैं वो बिजनेस के लिए क्या माना जाता है, लायबिलिटी माना जाता है। बिजनेस हैज टू रीपे बैक टू इट्स ओनर, सो कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। और बोलिए और क्या लिख सकते हैं हम लोग, पर्सनल एक्सपेंसेस